प्राचीन काल में उत्तर भारत के हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य की राजधानी का नाम विक्रमापुरी था। उस नगर पर शासन करने वाले राजा का नाम देवेंद्र सिंह था। वे अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण व्यक्ति थे। प्रजा के मन में उनके प्रति अगंध सम्मान और अत्यंत प्रेम था। इसका एक मजबूत कारण भी था। वह ये था कि वह समय समय पर अपने प्रधानमंत्री सुमंत के साथ भेष बदलकर पूरे नगर में भ्रमण करते थे। वे प्रजा के वास्तविक जीवन, उनकी कठिनाइयाँ, उनके शासन के प्रति उनके विचार स्वयं जानने का प्रयास करते। इसके माध्यम से वे सभा में जनता की समस्याओं का समाधान करते, उनकी सहारा प्राप्त करते। एक दिन वेश बदले हुए राजा और मंत्री महल की ओर लौट रहे थे। तभी एक गली की छोर पर अजीब कपड़े पहने एक व्यापारी उनके सामने आया। उसने उनको देखा और जानबूझकर रास्ता रोकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके हाथ में एक बेहद खूबसूरत की नक्काशी की गई एक छोटी सी डिब्बी जैसी चीज थी, जिसमें आभूषण रखे थे। उसने विनम्रता पूर्ण नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, ये अत्यंत विशिष्ट और सुगंधित पाउडर है। भले ही राजा के भेष में थे, लेकिन उस व्यापारी द्वारा उन्हें महाराज कहकर संबोधित करने पर राजा एक पल के लिए चौंक गए। फिर भी गंभीरता का नाटक करते हुए, ठीक है, इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत 1 सोने का सिक्का है प्रभु, करके कहता है व्यापारी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उसके हाथ में 2 सोने के सिक्के रख दिए और वह डिब्बी ले ली। वे तुरंत राजमहल जाने के बजाय उस शाम के वातावरण का आनंद लेने के लिए विक्रमापुरी नगर के बाहर स्थित एक सुंदर और बड़े तालाब के पास गए और तालाब के किनारे एक बड़ी चट्टान पर बैठ गए। तब राजा ने वो छोटी सी डिब्बी निकाली और उसे खोला। उसमें से एक अनोखी सुगंध आ रही थी। वो एक चूरन पाउडर था। उस पाउडर के साथ कागज का एक छोटा टुकड़ा भी था, जिस पर कुछ अजीब अक्षर में लिखे हुए थे। राजा ने उसे पढ़ा। उस पर इस प्रकार लिखा था, इसे नाक में जोर से सूंघने पर मनुष्य के पंख निकल आएंगे और वे पक्षी बन जाएंगे। यदि वे फिर से मनुष्य बनना चाहते हैं तो उन्हें जोर से ओम ब्रीम क्रीम बोलना होगा। ऐसे कहते ही हाथ पर अपने आप पुराने रूप में आ जाएंगे। इसे पढ़कर राजा और मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा क्यों न एक बार इसका प्रयास करके देखा जाए। राजा और मंत्री दोनों ने उस डिब्बी में से अपनी उंगलियों से एक चुटकी पाउडर ले लिया। उन्होंने उस डिब्बी को सुरक्षित रूप से एक जगह पर रख दिया। उसके बाद दोनों ने एक ही समय में उस पाउडर को नाक के पास ले जाकर जोर से सूंघ लिया। फिर क्या था, वे दोनों सफेद बगुले बन गए। बगुले का रूप मिलते ही वे बड़े ही उत्साह के साथ पंख फड़फड़ाते हुए तालाब के दूसरे किनारे तक उड़ गए। वहां से नगर की गलियों के ऊपर से, घरों की छतों के ऊपर से उड़ते हुए पक्षियों की दुनिया को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। रात होने ही वाली थी, इसलिए राजा और मंत्री ने अपने पुराने मानव रूप को वापस पाने का निश्चय किया और नीचे उतर गए। उन्होंने उस जादुई कागज पर लिखे अनुसार जोर से होम बीम क्रीम कहा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका रूप बदला ही नहीं। उन्होंने घबराकर ये शब्द अलग अलग तरीके से बोला, लेकिन कोई परिणाम ही नहीं मिला। वे पूरी तरह थक गए। जान संकट में देखकर कोई उपाय न पाकर उन्होंने उस रात उस तालाब के किनारे एक बड़े पेड़ पर सोने का फैसला किया। अगले दिन दोनों इंसानों का भोजन ना खा सकते थे, इसलिए भूख बर्दाश्त नहीं हो पाने के कारण उन्होंने तालाब के पानी से छोटी मछलियां और मेंढकों को खाकर अपना पेट भरा। उसके बाद वो दुखी मन से राजमहल की ओर उड़ गए और वहां ऊंची इमारत की छत पर बैठ गए। वहां उन्होंने एक दृश्य दिखाई दिया। राजा और मंत्री के रात में गायब होने के कारण अंगरक्षक और उच्च अधिकारी अत्यंत चिंतित थे और व्याकुल थे। यह देखकर राजा और मंत्री जोर से बोलने की कोशिश की, आप जिसे ढूंढ रहे हो वह हम ही है, हम ही आपके राजा और मंत्री है। लेकिन उनसे मुंह से केवल बगलों की आवाज ही निकल रही थी। वह पक्षियों की भाषा वहां मौजूदा किसी भी इंसान को समझ में नहीं आई। उल्टा उन आवाजों के कारण लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया। कोई और उपाय न देखकर वे दोनों दुखी के साथ फिर से तालाब की ओर उड़ गए। राजा और मंत्री के गायब होने की खबर प्रजा तक भी पहुंच गई। वे अत्यंत दुखी हुए। उन्हें सांत्वना देने के लिए वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। राजा और मंत्री रोते हुए पूरे नगर में उड़ रहे थे। गलियों में रोती हुई प्रजा ने ऊपर देखा और सोचा, हमारे महाराज के लिए आखिरकार आसमान में उड़ने वाले बगुले भी विलाप खा रहे हैं।
लेकिन वे ये नहीं जान पाए कि वो बगुले उनके राजा है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह वे बगुले नगर की इमारत पर बैठकर देख रहे थे। तभी उन्होंने राजपाट पर एक बड़ा जुलूस निकलता हुआ दिखाई दिया। उस जुलूस के बीच में राजसी वस्त्र और रत्नों से जुड़ी मुकुट पहने एक युवक था। जुलूस के साथ चल रहे सैनिक जोर जोर से नारा लगा रहे थे, नए महाराज की जय हो, जय हो। यह युवक कोई और नहीं बल्कि उसी राज्य के सेनापति का बेटा चंडवर्मा था। वह परम दुष्ट और विलासी व्यक्ति था। राजा ने अत्यंत दुखी मन के साथ मंत्री से कहा, यदि यह राजा बन गया तो मेरी प्रजा को कभी सुख नहीं मिलेगा और मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। उस दिन उस सेनापति के बेटे का राज्याभिषेक हुआ। उस पूरे समारोह को दूर से अपनी आंखों से देखकर राजा ने तीव्र दुख और निराशा के साथ कहा, सुमंत, अब सब कुछ समझ में आ गया। जब हम भेष में थे तब हमें पहचान कर वो जादुई पाउडर बेचने वाला व्यक्ति हमें इस स्थिति में लाने वाला और कोई नहीं था बल्कि वह सेनापति ही है। यह हमें राज्य से दूर करने के लिए बुना गया एक षड्यंत्र था। हमारा यह रहना खतरनाक है, चलो और कहीं चलते हैं। उसी क्षण वे उस निर्जन जंगल की ओर उड़ गए। हफ्ते और महीने बीत गए। राजा और मंत्री अपने बगुलों के जीवन को उस जंगल के जलाशय के पास बिता रहे थे। एक दिन उनको एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। एक पटपोड़वा पक्षी कीड़ों के लिए एक पेड़ के तने को अपनी चोंच से मार रहा था। हालांकि वह सामान्य रूप से नहीं मार रहा था। बीच बीच में उस पक्षी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। वह इंसानों की तरह आहें भर रहा था। राजा ने कुछ देर तक इस अजीब दृश्य को देखा। उस पक्षी के पास जाकर पूछा, ओ पटपोड़े पक्षी, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? करके पूछता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। उसने उनकी ओर देखते हुए कहा, तो बताओ, तुम तो एक पक्षी हो, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तुम्हारा क्या दुख है? करके पूछता है। इस पर उस पटपोड़े ने अत्यंत दुखित होते हुए कहा, आप तो जन्म से ही पक्षी हैं। आप मेरा दुख कैसे समझोगे? मैं कभी इंसान हुआ करती थी, लेकिन किसी षड्यंत्र के कारण मुझे इस पक्षी रूप को धारण करना पड़ा। करके कहती है। यह बात सुनते ही राजा के मन में एक आस जागी। अपनी पूरी बात बताओ, हम पक्षी नहीं हैं, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। करके कहता है। उस पटपोड़े पक्षी ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। इस तालाब के दूसरे किनारे पर स्थित पूर्ण राज्य पर शासन करने वाले राजा की बेटी हूँ मैं। मेरा नाम रत्नमाला है। मेरे पिता के बाद मुझे उस राज्य की रानी बनना था, लेकिन विक्रमापुरी राज्य के सेनापति ने मेरे राज्य को अपने अधीन में करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने मुझसे अपने बेटे चंडवर्मा से विवाह करने को कहा। मैं उस दुष्ट से विवाह करने से मना कर दिया। इसलिए उन्होंने एक जादूगरनी से तंत्र मंत्र करवा कर मुझे इस पटपोड़े के पक्षी में बदल दिया। उस जादूगरनी ने मुझे इस श्राप से मुक्त का उपाय बताते हुए कहा था कि यदि कोई इंसान मुझसे विवाह करने के लिए मुझे पूछे और उसके लिए मैं सहमत होकर हंसूं, तो मुझे फिर से मानव रूप मिल जाएगा। मुझे इस पटपोड़े के जीवन से नफरत हो गई है। जब मेरे मन में इंसान बनने की तीव्र इच्छा होगी तो वह अपने बेटे को मेरे पास भेजेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसी बीच मुझे इंसान बनने की इच्छा महसूस करने के लिए हर रात कोई 3 इंसान यहाँ आते हैं और मेरे सामने ही इस बारे में बात करते हैं कि सेनापति और उसका बेटा प्रजा को कितना प्रताड़न दे रहा है और उन्हें कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं। उनकी बातें मेरे कानों में तीरों की तरह चुभती है। जब मैं उनकी बातें याद करती हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। करके कहती है। यह सुनकर राजा ने पूछा, तुम जिस 3 इंसान के बारे में बात कर रही हो, वे हर रात कहाँ मिलते हैं? करके राजा पूछता है। पटपोड़ा पक्षी ने उन बगलों को जंगल के बीच में एक छोटा सा खाली स्थान दिखाया। उस शाम राजा मंत्री उस खाली स्थान के चारों ओर घनी झाड़ियों में छिप गए। अंधेरा होने के बाद 3 इंसान वहां पर आए। उनके आने के कुछ देर बाद और 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। वे दोनों और कोई नहीं बल्कि दुष्ट सेनापति, उनका बेटा नया राजा चंडवर्मा थे। पहले आए तीनों लोगों ने सेनापति को देखकर कहा, महाराज की जय हो, आपका शासन कैसे चल रहा है? प्रजा क्या कह रही है? करके पूछता है। शुरुआत में तो मुझे देखकर उन्हें खुशी जाहिर की थी, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गई है। वे अपने पुराने राजा देवेंद्र सिंह को अभी तक नहीं भूले हैं। वे हमेशा उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सेनापति के बेटे ने उदास होकर कहा। उन तीनों में से एक ने कहा, वह व्यक्ति था जिसने राजा को गली के व्यापारी के भेष में सुगंधित पाउडर बेचा था। वह एक तांत्रिक था। उसके साथ आए अन्य 2 लोग भी तांत्रिक थे। हाँ हाँ, तुमने राजा और मंत्री को बिना किसी निशान के गायब तो कर दिया, लेकिन कैसे? ये जरा हमें भी तो बताओ। बाकी के तांत्रिक ने कहा। तभी तांत्रिक ने गर्व जताते हुए हंसते हुए कहा, मैं एक सड़क के व्यापारी का भेष धारण किया और राजा तथा मंत्री को वह जादुई चूरन बेच दिया। उसे सूंघने पर वह पक्षी बन जाते हैं। उस डिब्बी में मैंने उसका उपयोग की पर्ची भी रखी थी। वास्तव में ओम भीम ग्रीम कहने पर पक्षी बने लोग असली रूप में आ जाते हैं,
लेकिन मैं उस कागज पर छोटा सा बदलाव कर दिया। मैंने उस पर लिख दिया था उन्हें होम ग्रीम ग्रीम बोलना है। वे अपनी आवाज खोने तक गलत शब्दों को चिल्लाते रहेंगे, लेकिन शब्द ओम भीम ग्रीम कभी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए उनका रूप कभी नहीं बदलेगा। एक छोटे से बदलाव के कारण हमें यह राज्य मिला है। ऐसा कहता है पहला तांत्रिक। राजा और मंत्री इन बातों को सुनकर वहां से तुरंत उन स्थान को छोड़कर उड़कर वहां गए जहां पटपोड़ा पक्षी था। वह पक्षी अभी भी पेड़ के तने को चोट से मार रहा था। राजा और मंत्री ने तुरंत जोर से कहा ओम भीम क्रीम। ऐसा कहते ही क्षण में वे सामान्य मानव के रूप में वापस आ गए। राजा ने तुरंत पटपोड़े से कहा, राजकुमारी रत्नमाला, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी यदि तुम्हें स्वीकार हो? इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते और पटपोड़ा पक्षी गायब हो गया और एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी उनके सामने प्रकट हो गई। राजा से विवाह करने के लिए उसने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। वे तीनों सूर्योदय के समय विक्रमापुरी नगर के प्रमुख द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों से लेकर हर व्यक्ति ने अपने प्रिय राजा देवेंद्र सिंह को और मंत्री को पहचान लिया। राजा साहब वापस आ गए हैं। यह खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। इसके बाद राजा के आदेश पर सैनिक जाकर सेनापति, उसके बेटे चंडावर्मा और 3 तांत्रिक को बंदी बना लिया और उन्हें जंजीरों में जकड़कर कारागार में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा देवेंद्र सिंह और पड़ोस देशी की रानी रत्नमाला का विवाह अत्यंत वैभव के साथ संपन्न हुआ। विक्रमापुरी राज्य पर एक बार फिर धर्मपरायण शासन के साथ समृद्ध हो उठा। सिख लालच और षड्यंत्र के बल पर दूसरों का अहित करने की कोशिश करने से भले ही अस्थायी रूप से विजय मिलती हुई प्रतीत हो, लेकिन अंततः वह बुराई हमारा ही विनाश करती है। अधर्म पर हमेशा धर्म की ही जीत होती है।